हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के साथ जो कि एक फुल टाइम ब्लॉगर है। तो ये है हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी, जो कि 2021 में अपने एक ब्लॉग से 1 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किए हैं। इससे बड़ा इंट्रोडक्शन और क्या हो सकता है। तो चलिए वेलकम करते हैं अनिल अग्रवाल जी का, और चलते हैं देखते हैं कि अनिल अग्रवाल जी से हम लोग आज क्या क्या सीख सकते हैं। मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में दिया। मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया में, मैं आपके ब्लॉग्स भी फॉलो करता हूँ, और जितना मुझे पता था मैंने आपके बारे में बताया। बहुत सारे न्यू ब्लॉगर्स जो है अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, अभी ट्रेंड चल रहा है ब्लॉगिंग का। तो आप उन लोगों के लिए आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच प्रीतम, अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए मुझे। जहाँ तक मेरी जो ब्लॉगिंग की जर्नी है वो मैंने शुरू की थी 2005 में। तो जब मैंने एमसी किया था 2004 में, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की एसईओ प्रोफाइल में। तो जो एसईओ प्रोफाइल में जॉब थी उसमें सैलरी उतना होता नहीं था, मतलब कि अगर आपको बोलूँ कि मतलब 4-5 हज़ार, मतलब उससे ज़्यादा मिलता नहीं था। और जिस टाइप के एक्सपेंसेस थे उनको बियर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना था। तो स्टार्टिंग में मैंने जो ब्लॉग्स हैं वो यूज़ करना शुरू किया, जो हमारी मेन वेबसाइट है उसको प्रमोट करने के लिए। धीरे धीरे मुझे थोड़ा ब्लॉगिंग का नॉलेज होना शुरू हुआ कि ब्लॉग को कैसे और यूज़ कर सकते हैं। तो 2005 में मैंने थोड़े से ब्लॉग्स बनाने शुरू किए, लेकिन वो फ्री ब्लॉग्स होते थे, ब्लॉग स्पॉट वगैरह पे या फिर वर्डप्रेस वगैरह पे। तो अगले 2-3 साल मैंने जस्ट फ्री ब्लॉग्स ही बनाए, और उन फ्री ब्लॉग से भी मैं बोलूँ कि उनसे भी हम रिवेन्यू जनरेट कर पाते थे। उस टाइम मैं गूगल एडसेंस वगैरह यूज़ करता था, तो काफ़ी सक्सेसफुल था। मतलब कि कभी कभार ऐसा भी होता कि $30-40 आपको एक दिन में ही बन जाते थे, ऐसा भी था, मतलब कि फ्री ब्लॉग्स के साथ। तो उसके बाद 2008 के आसपास मैंने अपना पहला आई वुड से सेल्फ डोमेन स्टार्ट किया था, जो सेल्फ होस्टेड था, स्कोप फॉर मनी। उस ब्लॉग को स्कोप मैंने, फॉर मनी। या दैट वाज ओके फर्स्ट ब्लॉग। उसको फिर मैंने सेल किया था 2011 में सेल किया था थ्रू फ्लिपा किसी को। ओके ओके ओके, जो 35,000 का शायद सेल हुआ था। हाँ, ओके उस टाइम। ओके। तो उस टाइम मुझे कुछ फंड्स की ज़रूरत थी, तो उसके लिए मैंने ट्राई किया था। आई वॉज नॉट श्योर कि वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्योंकि आपको पता नहीं होता है क्या होगा, लेकिन बस वो ट्राई करने वाली बात है। तो ट्राई किया और उसके बाद वो सक्सेसफुल हो गया। तो वो और जो ब्लॉग था वो एक्चुअली ब्लॉग स्पॉट पे बना हुआ था। नहीं नहीं, वो वर्डप्रेस पे था, सेल्फ होस्टेड था। वर्डप्रेस पे था। ओके। तो 2011 में आपने वो ब्लॉग सेल किया था फ्लिपा में, क्योंकि मैंने आपका अबाउट सेक्शन देखा हुआ है, तो वहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि 35K डॉलर में आपने वो ब्लॉग बेचा था। सो दैट्स ए ग्रेट स्टार्ट एक्चुअली ऑफ योर ब्लॉगिंग जर्नी। तो उसके बाद आप कंटिन्यू ब्लॉगर्स पैशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो 2010 में मैंने जो ब्लॉगर्स पैसन है, अब मेरे ऑनलाइन फ्रेंड से सेल परचेज किया था 2010 में। तो ओके। उसका जॉब लग गया था एसबीआई बैंक में। तो वो कह रहा अच्छा। था कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो मुझे एक ब्लॉग स्टार्ट करना था, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं उसको सेल करूँगा। तो उस टाइम मैंने फिर उससे खरीदा था, और उसके बाद से हम, मतलब 2010 के बाद से मैं ब्लॉग पे काम कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली। तो आई वुड से 5-6 साल तो मैंने खुद ही काम किया। उसके बाद जब एक लेवल का रिवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया, तब फिर मैंने टीम हायर करना शुरू कर दी, कि कंटेंट के लिए, डिज़ाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो उससे ओके। जितना भी मेरे पास रिवेन्यू आ रहा था उसका मोस्टली पार्ट मैं ब्लॉग पे ही लगा देता था, क्योंकि मेरे पास सैलरी आ रही थी, जिससे कि मेरा जो भी डेली जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे उससे निकल जाते थे। तो जितना ओके, ब्लॉग पे मतलब आया आप वहाँ। उस टाइम आप जॉब कर रहे थे। हाँ, जो मैंने 2018 तक किया है। अच्छा, ओके ओके। हाँ मतलब ये जो सब कुछ चल रहा था, आपने ब्लॉग को सेल किया, फिर ब्लॉगर्स पैशन को आपने अपने दोस्त से एक्वायर किया, फिर उसके ऊपर काम कर रहे थे, सब अपने पार्ट टाइम कर रहे थे। एज ए पार्ट यस टाइम यस किया था यस। उसको। तो ओके। 2018 के बाद से मतलब मैं फुल टाइम कर रहा हूँ उससे। तो 2018 में मेरा जो ब्लॉग का लेवल है, एक लेवल पे मुझे लग रहा था कि इट्स गुड टू गो, क्योंकि उस टाइम ओके। मुझे लगा था कि ठीक है, मतलब जो सैलरी वाला पार्ट है उसको मैं छोड़ सकता हूँ, और उसके बाद अपने ब्लॉग पे फोकस कर सकता हूँ, जो मेरा अल्टीमेट मोटिव था। तो हम्म। पिछले, अगर आप देखें 2018 से मोर देन 3 इयर्स हैं, मतलब कि, तो फुल टाइम अभी ब्लॉगर्स पे काम कर रहे हैं। तो आपने जब सर मतलब जॉब छोड़ा, एक्चुअली जब आपने डिसाइड किया कि फुल टाइम ब्लॉगिंग ही करना है, तब आपका कितना रेवेन्यू आ रहा था ब्लॉगर्स पैशन से, और आपका सैलरी कितना था उस टाइम? सैलरी मेरा 25 lakhs के आसपास था ईयरली। 25 लाख ईयरली। और उस टाइम ब्लॉगर्स पैशन से मतलब ब्लॉग आपका जो नेटवर्क है वहां से कितना, उससे भी अप्रोक्सीमेटली कितना? उससे भी आ रहा होगा, मतलब 5-6 लाख टाइप से, मतलब अच्छा, महीने का। मतलब आपने 25 लाख का जॉब छोड़ के आपने
5-6 लाख जब आ रहा था तभी आपने डिसीजन लिया कि चलो भाई हमको इसमें करना है, 25 लाख का जॉब हम। 5-6 लाख महीने का था, मतलब आई थिंक 5 लाख ओह सॉरी सॉरी 5-6 लाख महीने का। सो 5 लाख। दैट्स ए ह्यूज नंबर एक्चुअली। मतलब आप ब्लॉग से 5 महीने में ही जो सैलरी था आपका वो निकाल लेते थे पूरा उस हाँ टाइम, है ना? वही ब्लॉग, हाँ ब्लॉग मुझे लगा कि एक लेवल पे चला गया और मुझे ये लगा कि जो मेरी सैलरी है उससे काफ़ी ऊपर है। काफी इंक्रीज हो गई है। हाँ, तो उसके ओके बाद फिर मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी लगी, क्योंकि फैमिली भी है, तो एक आपको लॉन्ग टर्म, और आपको पता है कि जो ब्लॉगिंग है, या फिर हम गूगल पे काफ़ी रिलाई करते हैं, तो गूगल में आपको पता है कि कितने सारे अपडेट्स आते रहते हैं, बहुत सारा आपके मतलब ना, तो एक वो कहते हैं ना, आपके पास एक लेवल की स्टेबिलिटी आ जाए, एक लेवल का आपका रिस्क खत्म हो जाता है, देन मैंने फिर वो ब्लॉगिंग को ना फुल टाइम स्टार्ट किया। आपने जब एक्चुअली अपने ब्लॉगिंग को एज ए फुल टाइम करियर लिया तब भी आपको कुछ इश्यूज आते होंगे। पकड़ लीजिए, जब अगर मैं अपना एक इश्यूज बताऊं कि मैंने कुछ दिन पहले, एक्चुअली 1.5 साल पहले, फाइनेंस के ऊपर एक ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो उसमें मैं एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके कंटेंट लिखने की कोशिश करता था, पर कुछ नए ब्लॉगर्स जो हैं या फिर कुछ पता नहीं कहाँ से लोग एक्चुअली पूरा कंटेंट को जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी करके अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर देते हैं। या फिर कुछ जो न्यूज़पेपर भी है, जो है पकड़ लीजिए बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं, वो लोग भी बहुत सारे जगह से, खाली मेरे वेबसाइट से नहीं, बहुत सारे वेबसाइट से जो है कंटेंट कॉपी करके अपने ब्लॉग पे पोस्ट करते हैं। और जेहेतु वो बहुत पुराने ब्लॉग्स हैं, जो है रैंक हो जाता है, पर हमारा ब्लॉग रैंक नहीं हो पाता क्योंकि हमारा ब्लॉग नया है या फिर हमारा जो DAPA है वो बहुत कम है। तो इस चीज से एक्चुअली हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं आपके हिसाब से? और आपका भी ऐसा कुछ कंटेंट लोग कॉपी करते होंगे, तो आप कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं? देखिए, अगर अगर कोई कंटेंट हमारा कॉपी कर रहा है, अगर गूगल में वो कंटेंट कॉपीड अगर रैंक कर रहा है, तो उस केस में हम देखते हैं। अगर मान लो किसी ने कॉपी किया, तो जनरली हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि गूगल ने भी ना उस पेज को इग्नोर कर दिया है, उसको मतलब सप्लीमेंटल पेज टाइप से इसको ट्रीट करता है। अगर वो गूगल में रैंक कर रहा है और आपका कंटेंट नहीं आ रहा, तो वो लगता है कुछ चैलेंज है। तो उस केस में 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर आप उस वेबसाइट के ओनर को या ब्लॉगर को जानते हो, तो आप उसको पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, कि उसको बता सकते हो कि मतलब आपने हमारा जो कंटेंट कॉपी किया है उसको हटा दो। अगर आप नहीं जानते हो, तो आप वही उनको मेल कर सकते हो, या फिर एक लास्ट ऑप्शन आपके पास DMCA वाला, मतलब गूगल का जो आपके पास है, वो आप DMCA डाल सकते हो, और वहाँ से फिर उसके थ्रू वो गूगल सर्च से हट जाएगा। ओके। तो गूगल सर्च से हट जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो ट्रैफिक है या जो रैंकिंग्स है वो वापस आ जाएंगे। तो ये DMCA जो है एक्चुअली, तो इसमें हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि गूगल को कैसे पता चलेगा कि भाई जो एक्चुअली आर्टिकल है वो एक्चुअल मेरा आर्टिकल है और जो आर्टिकल दूसरे ने लिखा हुआ है वो नकली आर्टिकल है, एक्चुअली उसने कॉपी किया? देखिए, उसके लिए तो हम जब DMCA फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे हम सारी डिटेल्स डालते हैं कि कौन सा कंटेंट एक्चुअल है, कौन सा कॉपीड है, कितना कंटेंट कॉपी किया है, कुछ सैंपल्स डालते हैं। उसके अलावा अगर वो फर्दर हमसे कुछ डिटेल्स मांगते हैं, तो आप उसको ना सर्च कंसोल का डेटा दे सकते हो, एनालिटिक्स का डेटा दे सकते हो, कि जैसे आपने जब वो कंटेंट लिखा था उसके बाद से कितना उसमें ट्रैफिक आ गया है। वो सारी चीज़ें एक्चुअल ओनर दे सकता है, ना कि जिसने कॉपी किया हुआ। तो आपके साथ तो वो ऐसा सारी कोई एक्सपीरियंस हुआ है क्या पहले? वो बीच बीच में होता रहता है, तो उस केस में हम DMCA डालते हैं, मोस्टली इश्यूज फिक्स हो जाते हैं। कुछ ब्लॉग स्पॉट वाले भी, आपका ना जो ब्लॉग स्पॉट या फ्री ब्लॉग्स हैं, वो बहुत बार आपका कंटेंट कॉपी करते हैं, और क्योंकि वो जो ब्लॉग स्पॉट है गूगल की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से डुप्लीकेट कंटेंट को हटाना काफ़ी ईजी है, क्योंकि वो गूगल के पास है, सारा कंट्रोल उनके पास है, तो वो ईजिली हटा देते हैं। लेकिन अगर किसी मान लो सेल्फ होस्टेड पे है, उस केस में थोड़े से चैलेंज आते हैं। गूगल उस केस में सर्च से हटा सकता है, लेकिन आपकी वेबसाइट से नहीं हटा सकता, क्योंकि उस पर उसका कंट्रोल नहीं है। तो जब भी आता है वही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि DMCA फाइल करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। मैंने एक्चुअली पर्सनली मैंने DMCA फाइल कभी नहीं किया है। रिसेंटली मैंने 3-4 जन को मेल भी किया था रिगार्डिंग जो भाई मेरा कंटेंट को हटा दो, पर कोई रिप्लाई नहीं आता है नॉर्मली, और मुझे भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब DMCA करेगा तो 100% पॉसिबिलिटी है कि वो कंटेंट हट जाएगा सर्च रिजल्ट से? 100% पॉसिबिलिटी तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास एक वो वे आउट है। तो अगर ब्लॉग स्पॉट पे है, तो उस केस में तो अगर आपका प्रूव हो जाता है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट, तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि वो गूगल की प्रॉपर्टी है। और बहुत सारे जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ना जो लोग स्टार्ट करते हैं फ्री ब्लॉग से स्टार्ट करते हैं, वो ब्लॉग स्पॉट पे तो ज़्यादा चैलेंज ब्लॉग स्पॉट से ही आते हैं। हम वहाँ से क्लीन अप कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है काफ़ी हो गया। और बहुत सारे लोग कॉपी करते रहते हैं, जब तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, आप इग्नोर करते हो। ठीक है, मे बी स्टार्टिंग में आप उनको थोड़ा सीरियसली लेते, जब आपका ब्लॉग एक लेवल पे चला जाता है ना, आपको मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों की ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके बाद।
ओके, सो आप सर, मैं देखता हूँ कि मैं जब से आपकी ईमेल लिस्ट में जुड़ा हूँ, आप नॉर्मली हफ्ते में 2 ईमेल तो आप शायद करते ही हो, ठीक है। और मैं आपको जैसे फेसबुक में फॉलो करता हूँ, तो आप ईमेल मार्केटिंग का जो है थोड़ा सा बेनिफिट तो बताते ही हो कि कैसे ईमेल मार्केटिंग करना चाहिए। पर मोस्टली जो ब्लॉगर्स हैं और इंक्लूडिंग मी, मैं ईमेल मार्केटिंग ज़्यादा करता नहीं था। लास्ट 6-7 मंथ से मैं ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ और मेरे अप्रोक्सीमेटली अभी 600 के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं ईमेल मार्केटिंग में। तो आपको क्या लगता है सर, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर मुझे इतना ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रहना चाहिए? जो एक नया ब्लॉगर पकड़ लो आ रहा है, वो अपने ब्लॉग के ऊपर ज़्यादा उसमें वैल्यू दे कि ईमेल मार्केटिंग करे, फेसबुक में, सोशल मीडिया में थोड़ा सा अपना उसको प्रमोट करे, ऐसे में ज़्यादा उसको रिसर्च करना चाहिए कि भाई अपना कीवर्ड रिसर्च करो, अपने अच्छे से आर्टिकल लिखो, अपने अच्छे से वीडियो बनाओ, इसके ऊपर ज़्यादा वो करना चाहिए? देखिए, ईमेल मार्केटिंग तो मुझे लग रहा है कि मिस नहीं करना चाहिए, किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। फ्रॉम द डे वन जैसे ही आपके पास ट्रैफिक आना शुरू होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि ईमेल्स कैप्चर करना कितना मुश्किल है, मतलब कि बड़ा धीरे धीरे आप प्रोसेस है। तो कहते हैं ना, उसको ऐसा नहीं कि आप एक महीने बहुत सारा यूजर्स निकाल लोगे, वो आपका जो डेटाबेस है ईमेल का धीरे धीरे बिल्डअप होगा। तो जितने भी यूजर्स आए फ्रॉम द डे वन, आई थिंक आपको ईमेल मार्केटिंग के जो भी आपके पास लीड फॉर्म्स हैं वो सब आपको डालने चाहिए, और वहाँ पे मतलब जितने भी ईमेल्स कैप्चर करते रहना चाहिए, और उसके साथ उनको रेगुलरली ईमेल भेजते रहें, क्वालिटी वाला जो भी आप कंटेंट लिखते हैं। तो उसके अराउंड मतलब मे बी एटलीस्ट वन, मतलब एक वीक में एक कंटेंट, मतलब एक ईमेल जरूर भेजें उनको। ओके, तो हाँ सर एक एक्चुअली हमारे पास तो एक्चुअली बहुत सारे ईमेल्स एक्चुअली आते हैं। नॉर्मली मैं अगर अपना जीमेल का आईडी खोलूंगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ से ईमेल आते रहते हैं। तो आप ऐसे ईमेल जब आप लिखते हो तो आप मेनली कौन से चीज़ों का ध्यान रखते हो कि जाते आपका जो क्लिक थ्रू रेट है, ईमेल को ओपन करने का जो रेट है वो बढ़े, या फिर आप और आप क्या ऐसे चीज़ें ऐड करते हो, या फिर ऐसे क्या चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखते हो कि आपका जो ईमेल है वो स्पैम बॉक्स में ना चला जाए एक्चुअली गूगल का? जो ईमेल्स हैं उसमें हमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास ईमेल कॉपी है वो उसमें कुछ स्पैम वर्ड्स ना हो। ओके, जो हमारा जो लाइक सब्जेक्ट लाइन है, स्पैम वर्ड्स बहुत सारे, जैसे डील, ऑफर, डिस्काउंट। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपकी एक लंबी सारी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें से थोड़ा सा आपको मतलब, देखिए अगर आप, जैसे मैं अगर कुछ भी ईमेल भेज रहा हूँ तो 3-4 मेरे पास अपने खुद के भी अकाउंट्स हैं। तो पहले मैं टेस्ट वहाँ पे भेजता हूँ, अगर वो मेरे इनबॉक्स में लैंड हो रहे तो मुझे लगता है कि मेरे जो यूजर्स हैं उसके उनके भी लैंड मतलब इनबॉक्स में ही जाएंगे। और जो हमारा ओपन रेट है वो 40-50% है विद रिसेंट। जैसे आपको मिलता है ना, जैसे हम जनरली एक ईमेल भेजते हैं और उसका फिर रिसेंट भी भेजते हैं बहुत बार आफ्टर 2 to 3 डेज। जिन यूजर्स ने नहीं खोला उसको हम 2 या 3 दिन के बाद वापस से रिसेंट भेजते हैं विद डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन। ओके ओके। तो हाँ, तो मान लीजिए फर्स्ट ईमेल का 30% ओपन रेट है तो मे बी सेकंड का 20%, तो कुल मिला के हमारा 50% ओपन रेट हो गया। अच्छा, तो आप सर कौन हाँ, सा मतलब टूल यूज करते हो ईमेल मार्केटिंग के लिए? मार्केट में कौन सा अब अच्छा है? अभी हम ड्रिप यूज कर रहे हैं, उसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली एक्टिव कैंपेन भी यूज किया, क्योंकि थोड़े से हमें ना ड्रिप में कुछ थोड़े से जो ट्रैकिंग के इश्यूज आ रहे हैं, मतलब जो हम ई बुक्स की सेल कर रहे हैं वो सारी वहाँ पे ट्रैक नहीं हो रही हैं, और ई बुक्स का जो डेटा है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस। तो वो अभी उसके लिए हम एक्टिव कैंपेन स्टार्ट किया कि मतलब एटलीस्ट जो ई बुक का एक भी जो हमारा बायर है वो मिस ना हो। तो ड्रिप में हमने काफ़ी, मतलब पिछले 6 महीने से हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे भी बहुत सारी बात की है, तो वो सोल्यूशन निकल नहीं रहा वहाँ पे। अभी एक्टिव कैंपेन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो चैलेंज मतलब हमारा फिक्स हो गया, तो अभी हम ड्रिप भी यूज़ कर रहे हैं और एक्टिव कैंपेन भी यूज़ कर रहे हैं। और सर मैं अगर ब्लॉगिंग नेटवर्क की बात करूं कि सोशल मीडिया में मुझे, जैसे मैं अगर अपना ब्लॉग बना रहा हूं तो मुझे क्या हमेशा अपना ब्लॉगिंग नेटवर्क के ऊपर ध्यान देना चाहिए, या फिर मैं अपने ब्लॉग के ऊपर काम करूं बाद में, जब अपना जैसे आपके जैसा कभी कोई पर्सन अगर फेमस हो जाता है तो फिर उसको एक्चुअली बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है और आपके बात लोग सुनते भी हैं। हम लोग अगर कुछ नए कोई पर्सन है, वो अगर अपना ब्लॉग में माने फेसबुक में कुछ पोस्ट कर रहा है, ट्विटर में कुछ पोस्ट कर रहा है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने ब्लॉग के ऊपर ध्यान दे कि भाई पहले दिन से कुछ ना कुछ एक्टिव रहना चाहिए सोशल मीडिया में भी? देखिए, अगर आप सब कुछ एक साथ मैनेज कर सकते हो सब कुछ करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, तो मुझे लग रहा है मैंने स्टार्टिंग के बहुत सारे साल, मतलब आई वुड से मे बी पिछले 3-4 साल से जब मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया, उसके बाद से ही मैंने जो सोशल है, कोरा है, यूट्यूब है, उन सब पे मैंने उसके बाद ही शुरू किया। उससे पहले मेरा जो मेन फोकस था जस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे था। अभी भी अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो ब्लॉग का जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, मतलब कि जो मेरा टोटल ट्रैफिक है उसका 88% ट्रैफिक गूगल सर्च से आ रहा है अभी भी राइट नाउ।
तो Okay. मतलब उसके बाद मतलब पिछले 3-4 साल से मैंने जो ब्रांडिंग के लिए लगा लो, आप मतलब आप देखते हो कि फेसबुक पे भी थोड़ा बहुत एक्टिव हूँ, कोरा पे मेरा काफ़ी एक्टिव यस मतलब यस अकाउंट है वहाँ पे। यूट्यूब का आपको पता, मतलब ठीक है, यूट्यूब पे थोड़ा सा मतलब जैसे टाइम मिलता है, या फिर मुझे लगा अभी थोड़ा सा वो हो गया ना, एक ब्रेक हो गया, यस यस तो यस वापस से मैं कोशिश करता हूँ कि इसको स्टार्ट करूँ। यस यस। तो सब कुछ अगर एक साथ कर सकते हो तो करो, नहीं तो मुझे लग रहा है कि एक चैनल, एक प्लेटफॉर्म, कोई वस्तु, चाहे ईमेल मार्केटिंग है, चाहे ऑर्गेनिक है या यूट्यूब है, उसमें एक लेवल पे चले जाएं, ताकि हमारा जो डेली एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे जो कहते हैं ना एक डेली रूटीन है, यस यस। या हम एक लेवल पे सेफ हो जाएं, उसके बाद हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं। जो मेरा थॉट है, अगर राइट अगर टाइम कंस्ट्रेन है तो। राइट राइट राइट। तो सर चलिए अभी आते हैं असली मुद्दे पे। ठीक है, आप ब्लॉगिंग के मास्टरमाइंड हो, 12 साल से आप ब्लॉग के साथ लगे हुए हो। तो सर अभी आप कितने सारे ब्लॉग रन कर रहे हो, मेनली कितने टाइप्स के ब्लॉग हैं? देखिए मेरे पास ब्लॉग्स 4-5 है, लेकिन मेरा जो मेन जो फोकस है ब्लॉग स्पेसिंग पे, मतलब इसके अलावा hostingmonks.com है, जो एक होस्टिंग के अराउंड, उस पर भी मतलब पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं। makeblogging.com एक ब्लॉग है जो कि मैंने रिसेंटली एक्वायर किया था। ओके उसके अलावा मेरे पास 1-2 और ब्लॉग हैं अपने। लेकिन ओके जो मेन जो मेरा जो अभी रेवेन्यू सोर्स है या जिस पे मेरा फोकस है, वो blogspacing.com ही है। तो सर मैं अगर एक ब्लॉग की बात करूं तो नॉर्मली कोई भी पर्सन अगर ब्लॉगिंग फील्ड में आना चाहता है तो वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि भाई मुझे एक नॉर्मल ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए जिसमें मैं एडसेंस के थ्रू या फिर और भी जो एड्स नेटवर्क है उनके थ्रू अर्निंग करूंगा, या फिर मुझे एक एफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए जिसके थ्रू मैं एफिलिएट मार्केटिंग करके एफिलिएट से प्रोडक्ट सेल करके मैं रेवेन्यू जो है अर्न करूंगा। तो आपके हिसाब से कौन सा ब्लॉग एक्चुअली स्टार्ट करना चाहिए, और रेवेन्यू वाइज देखेंगे, और अगर मैं देखूं डिफिकल्टी वाइज तो कौन सा इजी है सक्सेस पाना, और किस में रेवेन्यू एक्चुअली ज़्यादा होता है? देखिए अगर रिवेन्यू की बात करें तो मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में हमेशा ज़्यादा रहेगा। ओके और उसके अलावा मुझे लग रहा है कि किस टाइप का आप ब्लॉग बना रहे हो। मान लो अगर आप कुछ जॉब्स का ब्लॉग बना रहे हो तो मे भी शायद हो सकता है कि उसमें आपको एफिलिएट का सीन कम रहे, क्योंकि वहाँ पे मान लो अगर आप जॉब पोस्टिंग करते हो तो उसके इसमें आपका जो एडसेंस है या उस टाइप के जो नेटवर्क हैं शायद ज़्यादा चलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपकी स्किल सेट पे किस टाइप की आप कैटेगरी पिक करते हो। अगर आपके बहुत सारे कंटेंट मोस्टली एजुकेशनल हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशनल हैं, जैसे कि न्यूज़ के होते हैं या फिर इंटरटेनमेंट वाले होते हैं या फिर जस्ट लाइफस्टाइल वाले होते हैं, तो उस केस में मुझे लग रहा है कि आपका जो एडसेंस या उस टाइप के मतलब या डिस्प्ले नेटवर्क्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। और अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स की बात करते हो, मतलब कुछ एक आपका सेक्शन जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ रिकमेंडेशन देते हो कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, तो उस केस में आप एफिलिएट मार्केटिंग भी यूज़ कर सकते हो। ओके और दोनों भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपके पास ना मिक्सअप है। तो कुछ कंटेंट ऐसे हैं जहाँ पे आप जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जहाँ आपको लग रहा है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आप एडसेंस विजेट्स या फिर कुछ और जो आपके पास जो पीपीसी वाले जो हैं, वो आप मीडिया वाइन या जो आपके पास एड, वो सब भी आप ट्राई कर सकते हैं एज पर आपका जो ट्रैफिक है। ओके। सो सो अगर मैं पकड़ लीजिए अपना एक ब्लॉग बनाता हूँ तो मेनली मुझे किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कंपेयर टू एक नॉर्मल ब्लॉग जिससे मैं एडसेंस के थ्रू या फिर एड नेटवर्क्स के थ्रू अर्निंग करना चाहता हूँ, और एक एफिलिएट ब्लॉग, ये दोनों में एक्चुअली मेन डिफरेंस क्या रहता है? देखिए जो एडसेंस वाला है उस केस में मुझे लग रहा है आपका जो जो फोकस है जस्ट क्लिक्स पे है, मतलब कि आपको जितने ज़्यादा क्लिक्स, तो मे भी उस केस में आपको बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए। यस और एफिलिएट में मुझे लग रहा है अगर आपके पास 100 पीपल हैं, मतलब 100 लोग अगर आपके ब्लॉग पे हर रोज आ रहे हैं, तो शायद आप एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ निकाल लोगे उनसे भी। लेकिन अगर एडसेंस से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा, तो एडसेंस के लिए आपको ना थोड़े से और ज़्यादा हाई ट्रैफिक वाली चीज़ों पे जाना पड़ेगा। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, मतलब कि आप लो कंपटीशन वाले जिसपे बहुत कम ट्रैफिक है उन चीज़ों के लिए भी जा सकते हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब उस टर्म्स पे भी मतलब कंटेंट लिखते हैं जिसकी ना महीने की 200-300 सर्चेज है, मतलब वो कीवर्ड्स भी हम कई बार टारगेट करते हैं। ओके ओके लेकिन आप आई थिंक एडसेंस पे जब आप काम करोगे तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ना आपको वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए अगर आप एडसेंस की बात करते हो। तो अगर आप इंडिया स्पेसिफिक अगर देखो, अगर आपने कभी देखा है मतलब कि इंडिया स्पेसिफिक जो अगर ऑडियंस है या फिर एशियन आई वुड से, तो उसमें जो पर क्लिक आपको जो अमाउंट मिलता है काफ़ी कम मिलता है। यस यस। अगर आपके पास यूएस यूके का ऑडियंस है तो शायद उसका जो आपका जो पे आउट पर क्लिक है वो बेटर रहता है। तो सर आपने अभी अभी कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात किया, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप कोई भी एक कीवर्ड उठा लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट प्रोडक्ट के ऊपर, और कैसे आप मेनली एफिलिएट
ब्लॉग क्रिएट करते हैं उसके लिए आप कैसे एफिलिएट प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं, और कैसे हम कोई भी पर्सन एक्चुअली वैसे टाइप के कीवर्ड रिसर्च करके उसके ऊपर एफिलिएट ब्लॉग बना सकता है। अगर आप एक लाइव एग्जांपल करके दिखाए कोई भी टाइप का एफिलिएट कीवर्ड को चूज करने का। मैं थोड़ा सा ना एक आपको अभी मैंने एक नया प्रोडक्ट टाइप अभी वो किया है। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए जो मेरा प्रोसेस है, मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट मुझे अगर पिक करना है तो मैं क्या करता हूँ कि उस प्रोडक्ट के अराउंड जितने भी कंटेंट आइडियाज हैं वो सब मैं जनरेट करता हूँ। उसके अलावा जो भी जेनरिक कंटेंट हम बना सकते हैं जिसमें कि उस प्रोडक्ट को हम कवर कर सकते हैं, वो सब बनाता हूँ। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि अभी रिसेंटली मैंने कुछ एआई टूल्स को ट्राई किया, जैसे जेस्पर है, अब कॉपी एआई है, शॉर्टली है, और उसके अराउंड उनके जो भी एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, मेरा मोटिव था कि मतलब उनके जो भी टारगेट टर्म्स हैं उन पे रैंक कर पाऊँ और वहां से कुछ एफिलिएट रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जेस्पर एक एआई टूल है। तो पहले तो मैं एक बार दिखाता हूँ किस टाइप के कंटेंट हमने बनाए हैं, और थोड़ा सा फिर हम लाइव भी देखेंगे किस टाइप का मतलब ना कीवर्ड रिसर्च किया मैंने। तो अगर आप देखें जो जेस्पर है, जेस्पर के अराउंड कौन कौन से हमने कंटेंट बनाए, जैसे कि ये जेस्पर का हाउ टू यूज जेस्पर बॉस मोड, ये एक मतलब कि जेस्पर का एक प्लान है। जेस्पर एआई प्राइसिंग, उसकी जो प्राइसिंग है। जेस्पर एआई रिव्यू, हमने उसका रिव्यू लिखा है। जेस्पर एआई फ्री ट्रायल, जैसे जो लोग उसका फ्री ट्रायल ट्राई करना चाहते हैं उसके लिए। उसके अलावा हमने कुछ जो बाकी, जैसे राइटर जो है एक और एआई टूल है, तो वहां पे भी हमने लिखा है। और यहाँ पे उसके अलावा बेस्ट एआई कॉपी राइटिंग टूल्स, बेस्ट एआई स्टोरी जनरेटर्स, तो ये कुछ और कंटेंट लिखे हैं। अगर आप देखें ना, जो राइटर रिव्यू है, ये एक और दूसरा जो एआई का टूल है उसके अराउंड लिखा गया था। और यहाँ पे हम एक तो जो राइटर है प्रोडक्ट उसको टारगेट कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ से भी हम जो हमारे पास जेस्पर पे ट्रैफिक भेजने की ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप देखें ना, यहाँ पे हमने जेस्पर को भी यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे एक डिटेल्ड हमने यहाँ पे सेक्शन बनाया है। तो जो जेस्पर का रिव्यू है वहाँ पे ट्रैफिक भेज रहे हैं, उसके अलावा उसके जो प्राइसिंग प्लान वाला जो पेज है हमारे पास उस पर भेज रहे हैं, उसका जो बॉस मोड है वहाँ पे ट्रैफिक भेज रहे हैं। और यहाँ से हम उसको डायरेक्ट कॉल टू एक्शन भी डाला है कि अगर किसी को जेस्पर ट्राई करना है तो दे कैन ट्राई इट फॉर 5 days फ्री ना, अगर इस बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ से भी मतलब आपके दोनों मोटिव पूरे हैं कि आप यहाँ से इंटरनल लिंकिंग कर रहे हो और यहाँ से आप ट्रैफिक भी भेज रहे हो। और फिर कुछ हम जनरल कंटेंट, जैसे बेस्ट एआई कॉपी राइटिंग टूल्स यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे हमने जो एआई वाले टूल्स हैं उनको कवर किया है। और यहाँ पे अगर आप देखें बेस्ट एआई स्टोरी जनरेटर, तो मैं एक बार जस्ट कुछ कोई कीवर्ड पकड़ लेते हैं तो उसको देखते हैं एक बार। सेमरस पकड़ लेते हैं, सेमरस में ट्राई करते हैं हम। सेमरस या जो भी आप टूल यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, तो मैं जनरली सेमरस यूज करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप सेमरस में देखें तो यहाँ पे हमने एआई स्टोरी जनरेट डाला है। तो एआई स्टोरी जनरेटर का अगर आप देखिए जो जो मंथली सर्च वॉल्यूम है, अगर यहाँ पे मेरे पास जो डेटाबेस है दैट्स यूएस, जो करेंसी है वो यूएसडी है, तो मैं यूएस के हिसाब से देख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप किसी और, अगर आपकी जो टारगेट जो कंट्री है कुछ और है, अगर आप इंडिया है तो आप इंडिया कर सकते हो, यूएस है तो यूएस कर सकते हो, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है। और अगर आप ग्लोबली करना है तो भी यूएस रख सकते हो मतलब कि। तो यहाँ पे जैसे एआई स्टोरी जनरेटर मेरा जो टारगेट टर्म है, जैसे अगर मुझे कुछ एआई स्टोरी जनरेटर पे कुछ कंटेंट लिखना है तो ये देखना है कि वो उसका कंपटीशन कितना है, वो कितना रैंक मतलब ना मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता है, उसमें कितना कंपटीशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कीवर्ड है उसका, यहाँ पे इंटेंट है कि मतलब ना वो आपका जो कीवर्ड का इंटेंट कैसा है, मतलब टाइम कमर्शियल है। इंटेंट है कैसा है। हाँ हाँ, कमर्शियल है, इंफॉर्मेटिव है, इस टाइप से आपके ना इंटेंट दिखाता है यहाँ पे। मंथली सर्च वॉल्यूम एक एवरेज, उसका फिर इसका ट्रेंड, कीवर्ड डिफिकल्टी, सीपीसी, ये सब दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एआई स्टोरी जनरेटर उसका 2400 है। कीवर्ड डिफिकल्टी भी काफी इजी है, मतलब कि ना 32 है। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर इसका ये मतलब पॉसिबल है आपके पास, यू कैन रैंक फॉर इट। एआई जनरेटेड स्टोरीज यहाँ पे भी काफी इजी है। तो इस टाइप से अगर आप देखें एआई स्टोरी जनरेटर गेम है, मान लो देखो ये आपका कीवर्ड थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अगर आपका नया ब्लॉग है और मे बी, तो आपको थोड़ा सा ना इजी टू रैंक वाले जो कीवर्ड्स हैं उनके लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे एआई टूल्स अगर मैं सर्च करता हूँ, अगर मान लो मुझे एआई टूल्स को कवर करना है और कुछ जनरल कंटेंट लिखने हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ना एक ओवरऑल जनरल वो आ जाएंगे कौन कौन से आपके पास कंटेंट के आइडियाज हो सकते हैं जिसपे आप अपने ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। जैसे इसमें से मैंने आपको बोला था कि ये स्टोरी जनरेटर एक था, उसके अलावा कुछ और देखते हैं क्या है।
देखिए एआई टूल्स आपके पास आ गया, जिसमें कि आप सारे तरह के टूल्स कवर कर सकते हैं, जैसे कि ना जिसमें कि आपके पास कंटेंट राइटिंग के भी हो सकते हैं, वीडियोस के भी हो सकते हैं, एक एक आपका एक एग्रीगेटर बन सकता है काफी बड़ा, ओके। जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ एआई टूल्स कवर कर सकते हैं। हम्म। आपके पास देखिए एआई कॉपी राइटिंग टूल्स हैं, जो मतलब फ्री अगर करना चाहते हैं आपके पास, तो यहाँ पे बहुत सारे ना आपके पास वो आ गए, मतलब कि जैसे आप एआई मार्केटिंग टूल देखिए आपके पास थोड़ा सा ये आ गया यहाँ पे ना, इसका देखिए सर्च वॉल्यूम 170 है, कम है, लेकिन थोड़ा सा इसका कीवर्ड डिफिकल्टी ना मतलब ज्यादा नहीं। तो मुझे लग रहा है जो भी हम टॉपिक को या कीवर्ड पे हम करते हैं ना, थोड़ा सा हमें ये देखना कि उसका जो कंपटीशन है कम हो, और उसका जो एक जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अपवर्ड होना चाहिए। ओके। तो अभी अगर मैं कुछ जारविस का देखते हैं, अगर यहाँ पे अगर कुछ होगा तो आई एम नॉट श्योर। अभी जारविस का नाम भी चेंज हुआ जेस्पर, तो शायद अभी जेस्पर का इतना ट्रैफिक अभी जो उसका डेटा ना उतना बिल्डअप भी नहीं हुआ होगा, तो शायद बहुत सारा ट्रैफिक या बहुत सारा जो इनके पास डेटा होगा ना वो जारविस के अराउंड होगा, जितने भी टूल्स पे होंगे। क्योंकि अभी आई थिंक रिसेंटली उन्होंने उसको रिब्रांड किया, तो मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो सारा ना डेटा बिल्डअप होना शुरू होगा। मैं जी जारविस या जेस्पर का एग्जांपल इसलिए रहा क्योंकि हम सारा जो मैंने आपको बताया वो सारा हम एआई वाला ही बता रहे थे। तो अगर आप देखें जैसे जो जारविस एआई जो उसका ब्रांड है उसका सर्चेस है, उसका आई थिंक कुछ ब्लैक फ्राइडे या कुछ आया होगा, मतलब आई एम नॉट श्योर, तो उसका भी मतलब कंपटीशन कम था। जारविस एआई रिव्यू है, ये देखिए यहाँ पे आपका 25 मतलब क्वाइट इजी है। तो अगर आप देखें ना जारविस एआई रिव्यू शायद हमने भी लिखा, तो अभी जारविस की जगह जेस्पर होगा, तो जेस्पर एआई रिव्यू। तो जिस टाइप की सर्च जारविस एआई रिव्यू की होंगी ना, सेम काइंड ऑफ सर्च उसकी भी रहेंगी। तो ये देखिए यहाँ पे भी मतलब ना हमने लिखा हुआ है इस टाइप से आपका ब्लॉग जो है लाइक करता। हाँ, तो जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशंस है ना ब्रांड के अराउंड, तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे उसका रिव्यू लिख सकते हो, आप उसका फ्री ट्रायल बना सकते हो, आप उसके प्राइसिंग के बारे में काम कर सकते हो, आप उसके जो आपका अगर एफिलिएट प्रोग्राम उसके बारे में भी लिख सकते हो। जितने भी आपके पास रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उस प्रोडक्ट के अराउंड, आपसे ये यहाँ पे कंपैरिजन भी किया है, तो वो सारे कंटेंट बना सकते हो ब्रांड स्पेसिफिक। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ना जेनरिक टर्म्स है ना, बेस्ट एआई कॉपी राइटिंग टूल्स, बेस्ट एआई स्टोरी जनरेटिंग टूल्स, बेस्ट एआई वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग टूल्स, या बेस्ट एआई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जनरेटर्स, जितने भी आपके जेनरिक टर्म्स हैं या जेनरिक जो आपके पास आइडियाज हैं उनके अराउंड भी कंटेंट बना सकते हो, जिससे कि आपके जो भी प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हो, जिसके लिए आपको एफिलिएट रिवेन्यू चाहिए, उन सबको वहां पे आप इंक्लूड कर सकते हो। कन्वर्जन रेट के लिए थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हो कि कुछ टूल्स आते हैं जैसे कि ना हीट मैप्स वगैरह के लिए, तो आप जैसे क्रेजी एग है, उन सबको जब आप ट्राई करोगे ना, तो आप देख सकते हो कि कौन से मतलब ना कहाँ पे लोग क्लिक कर रहे हैं, किस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, तो वो सारा बिहेवियर एनालाइज करके ना फिर आप मतलब ना अपने ब्लॉग पे थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। मतलब तो सर आप जैसे यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा रहा है 32 दिखा रहा है 31 दिखा रहा है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एसीएम रस का या फिर दूसरे जो कीवर्ड रिसर्च टूल है उनके जो केडी दिखाता है एक्चुअली कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाता है, तो ये क्या एक्चुअली सच में मतलब आपके हिसाब से ठीक ठीक दिखाता है या फिर ऐसा है कि उसमें तो कम कम दिखा रहा है कीवर्ड डिफिकल्टी पर एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है रैंक करना उस कीवर्ड में? ओके, जो कीवर्ड डिफिकल्टी है उसका जितने भी टूल्स हैं उनका अपना अलग क्राइटेरिया है। जो सेमरस है उसका अपना अलग क्राइटेरिया है, एएचआरएफ का अपना अलग क्राइटेरिया है। तो जितने भी मैंने अभी तक जितने भी टूल्स यूज़ किए हैं, मुझे सेमरस अभी तक बेस्ट लगा, एटलीस्ट कीवर्ड डिफिकल्टी वाले मामले में लगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेमरस बहुत एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी बाकी टूल्स को कंपैरिजन में एएचआरएफ जैसे मैं कई बार यूज़ करता हूँ तो वो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स को ना इतना ईजी दिखाता है कि मतलब, लेकिन वो एक्चुअल में होते नहीं है, मतलब कि तो एएचआरएफ वाला मुझे थोड़ा सा लगा कि वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, एटलीस्ट कीवर्ड डिफिकल्टी के उससे, मतलब कि ओके। तो उस कीवर्ड रिसर्च के लिए मोस्टली मैं सेमरस यूज़ करता हूँ। जैसे अगर मुझे कुछ बैकलिंक्स चेक करने हैं उसके लिए मैं बहुत बार एएचआरएफ भी यूज़ करता हूँ, उसके इसमें एएचआरएफ भी काफ़ी अच्छा है। ओके, तो सर अभी जैसे आपने बैकलिंक के बारे में बात किया, तो आपको क्या लगता है सर कि अभी के सिचुएशन में, अभी अगर मैं 2022 की बात करूं या फिर फ्यूचर में जो ब्लॉगिंग जैसे चेंज होने वाला है, तो उसके हिसाब से बैकलिंक्स का कितना वैल्यू है हमारे ब्लॉग्स को रैंक करने में गूगल सर्च रिजल्ट्स में? अभी भी बैकलिंक्स को उतना ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है जैसे कि 3-4 साल पहले वैल्यू मिलता था? देखिए बैकलिंक्स अभी तो है, और दो मतलब मे भी एक आध साल और रहेगा। फ्यूचर का मतलब नहीं कह सकते, हो सकता है कि अगले आने वाले टाइम में ऐसा कुछ चेंज हो कि मतलब
जो गूगल पे आपके जो डायरेक्ट लिंक्स हैं या जो लिंक्स हैं उनका उतना इंपॉर्टेंस ना रहे। मे बी जस्ट आपका जैसे मेंशन, जो ब्रांड मेंशंस हैं या आपकी जो ब्रांड कितना विजिबल है, जैसे अगर आप बोलना आप किसी बड़े न्यूज़पेपर में या फिर किसी बड़े ब्लॉग में या फिर कहीं ऑफलाइन, मतलब आपका अगर कुछ आपकी ब्रांडिंग और शायद वो भी कहीं ना कहीं काउंट होता होगा। तो हो सकता है कि लॉन्ग रन में कुछ ऐसा कुछ भी हो कि आपको बैकलिंक्स ना बनाना पड़े, और आपके अगर कहीं पे से ना मान लो किसी ने आपको मेंशन भी कर दिया, चाहे वो क्लिकेबल ना हो, शायद उसका भी गूगल आपको कुछ बेनिफिट देना शुरू कर दे। लेकिन एटलीस्ट फॉर नाउ और मे बी फॉर फ्यू ईयर्स हो सकता है कि बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस पहले भी थी और अभी भी है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंस क्वालिटी पे आ गई है, मतलब कि जो अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनके पास एक्चुअल में ट्रैफिक है, वहाँ से अगर आपके पास बैकलिंक आएगा तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपके पास ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक आएगा जहाँ पे कोई यूज़र ही नहीं है, जैसे अपने जैसे डायरेक्टरीज थी, आर्टिकल वेबसाइट्स थी, या जो भी साइट्स हैं जहाँ पे कुछ लोग केवल ना सबमिशन करने के लिए जाते थे, कोई वहाँ पढ़ने नहीं जाता था, जहाँ पे एक्चुअल विजिटर नहीं आते हैं गूगल से। हाँ, मतलब जहाँ पे केवल लोग जस्ट स्पैम करने जाते हैं, तो वहाँ से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप देखें जैसे कोरा टाइप की वेबसाइट्स हैं या फिर यूट्यूब है, वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे एक्चुअल यूजर्स हैं। आप जैसे यूट्यूब करते हो, आपको पता है कि कितना वहाँ पे पोटेंशियल है। बहुत कोरा से मैं भी करता हूँ, तो जहाँ पे एक्चुअल यूजर्स हैं वहाँ पे अगर आप कुछ भी काम करोगे अच्छा, तो उसको आपको बेनिफिट मिलेगा, वहाँ से आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, वहाँ से आपको बैकलिंक भी मिलेगा, और वहाँ से आप रिवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। तो सर, आपका जितना मुझे पता है शायद आपके bloggerspassion.com का अभी डोमेन अथॉरिटी शायद 70 से ऊपर है। तो आपने सर आप मेनली तो ये विदाउट बैकलिंक तो पॉसिबल नहीं है। आपने बहुत अच्छे वेबसाइट से आपके बैकलिंक्स दिए हुए हैं। तो आप मेनली सर क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो कि कुछ अच्छे वेबसाइट से मुझे बैकलिंक्स मिले? क्योंकि नेचुरल बैकलिंक मिलना इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा, पर बहुत मुश्किल है। तो क्या स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे वेबसाइट में भी भाई कोई बैकलिंक्स अच्छे मिले, कोई अच्छा वो से ब्लॉग से? देखिए, जो स्टार्टिंग में हमने फोकस किया था बैकलिंक्स पे भी, तो जैसे टाइम था उस हिसाब से बैकलिंक्स बनाते थे। मतलब कभी ऐसा कुछ टाइम था कि आर्टिकल डायरेक्टरी चलती थी, वहाँ पे भी बनाते थे। तो फिर उसके बाद जैसे आप गेस्ट ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया, वो भी चला, मतलब कि तो अभी जो हमारे पास जो बैकलिंक्स का, एक तो यूट्यूब वगैरह से बन सकता है, जैसे जो क्वेश्चन आंसर वेबसाइट जैसे कोरा, आप वहाँ से बना सकते हो, या जो सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि आपके पास ट्विटर है, या फिर ट्विटर है, या फिर आपके पास जो भी यहाँ पे जहाँ पे पब्लिकली आपका कंटेंट दिखता है, और जहाँ पे ट्रैफिक है, मतलब कि जैसे आपका पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पे मतलब कि ना आपका जो कंटेंट है, ये सब तो सर नॉर्मल एक्चुअली है कि कोई भी एक दिन में चाहे तो बना सकता है ये सब, पर इससे डोमेन अथॉरिटी 70 तक तो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास टाइम लगता है। मतलब अगर आप देखें, हम बहुत साल से चल रहे हैं, तो गेस्ट ब्लॉगिंग करते रहते हैं बीच बीच में। उसके अलावा जैसे ना मेरे पास इंटरव्यू की रिक्वेस्ट आती रहती है, कुछ टेक्स्ट बेस्ड इंटरव्यूज। तो अभी एक नई ब्लॉग, एक काफी बड़ा ब्लॉग है, वहां पे भी मैं अभी टेक्स्ट बेस्ड इंटरव्यू करने वाला हूँ। तो कुछ ना, एक तो डायरेक्ट आपके पास इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब वी इंटरव्यू देम और वो हमारा करते हैं, थोड़ा सा एक्सचेंज टाइप का भी कई बार सिस्टम बन जाता है। उसके अलावा कुछ राउंड अप्स आ जाते हैं कि आप राउंड अप्स का रिप्लाई करो। कुछ आपको ना डायरेक्ट लोग कनेक्ट करते हैं कि ना, कि मतलब वी वांट टू गेट लिस्टेड ऑन योर ब्लॉग। तो उसके बाद फिर आप खुद देखते हो कि आपको क्या चाहिए, मतलब यू वांट मनी, और या फिर उनके किसी और अच्छे ब्लॉग से लिंक, मतलब कि आप उनको एक ब्लॉग से लिंक कर दो और दे विल लिंक यू फ्रॉम सम अदर ब्लॉग। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी आउटरीच करते हैं। उसके अलावा नेचुरल बैकलिंक्स भी मुझे लग रहा है कि अब बन जाते हैं, मतलब कि ना अब बन जाते हैं, मतलब जितने भी लोग जैसे कि बेस्ट इंडियन ब्लॉगर्स के अराउंड हाँ, एक लेवल पे जाने के बाद तो नेचुरल लिंक्स आ जाएंगे, और एक्चुअली जिनके डीएपी एक्चुअली 10, 15, 20 है, उनको नेचुरल बैकलिंक्स मतलब बहुत मुश्किल है। आपका जैसे पकड़ लो 40-50, जैसे हर्ष अग्रवाल जी जो है हमारे शाउट मी लाउड से, तो आज से जब मैं 5 साल पहले उनका बैकलिंक प्रोफाइल चेक किया था, तब जितने सारे बैकलिंक्स थे और जितना डोमेन अथॉरिटी था, अभी अगर मैं चेक करता हूँ तो हर दिन शायद उनका 5, 10, 15, 20 अच्छे वेबसाइट से बैकलिंक मिलते रहते हैं। तो एक लेवल पे जाने के बाद तो बैकलिंक्स मिलता ही है, पर स्टार्टिंग में
गेस्ट पोस्ट अभी भी आपके हिसाब से आप बोल रहे हो कि एक वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे है टू गेट ए गुड बैकलिंक एक्चुअली गेस्ट देखिए गेस्ट पोस्टिंग वगैरह। पोस्ट डेफिनेटली करना चाहिए, बस जिस ब्लॉग पे आप कर रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए। उसका जो एक आपके पास जो उसका एक जो ट्रेंड है ना, जो ट्रैफिक ट्रेंड है, दैट शुड बी पॉजिटिव। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसे ब्लॉग पे गेस्ट पोस्ट करो जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। तो मैं किसी भी ब्लॉग पे चाहे कैसे भी बैकलिंक लेता हूँ, उसका मैं एक पूरा एक एनालिसिस करता हूँ कि मतलब वो मेरे लिए कितना रेलिवेंट है और उसका एक जो ट्रेंड कैसा चल रहा है और किस टाइप का कंटेंट वो पब्लिश कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें मतलब देखना चाहिए मुझे लग रहा है किसी को। मतलब अगर हम कहीं पे भी गेस्ट पोस्ट कर रहे हैं या कहीं पे से भी हम अगर बैकलिंक ले रहे हैं किसी भी टर्म पे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर मुझे एक चीज हमेशा डाउट रहता था कि गूगल हमेशा अपने ब्लॉग्स पे अपने वीडियोस पे बोलता रहता है कि बैकलिंक्स को बाई मत करो, मतलब लिंक्स को बाई नहीं करना है, नेचुरल बैकलिंक्स को हम लोग वो करते हैं कि वैल्यू देते हैं। तो एक्चुअली आप अगर बता सकते हो कि गूगल को एक्चुअली कैसे पता लगेगा कि भाई ये लिंक्स के लिए कोई पर्सन को मैंने पैसे दिए हैं या फिर कोई पर्सन ने पैसा, मतलब ये बाई एंड सेल हुआ है लिंक, ये कौन से मेट्रिक से उसको पता चलता है? तो हम तो एक्चुअली जो पैसे का लेन देन है वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं ना, पेपल से कर रहे हैं या फिर दूसरे किस तरीके से कर रहे हैं। उसको कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने लिंक खरीदा हुआ है कि वो नेचुरल बैक लिंक है? कौन से कैसा मेट्रिक है ये? आपको कुछ अगर आइडिया हो इसमें? देखो एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं बता सकता, मे भी हो सकता है कि शायद अगर किसी साइट की हिस्ट्री है कि बहुत सारी साइट्स को लिंक कर रहा है वो, मतलब कहते हैं ना उसका उसका बिहेवियर उस टाइप का है। और अगर वो किसी नेटवर्क का पार्ट है, मान लो जो लिंक बाय एंड सेल वाले, और वो कहीं पे गूगल को एक्सपोज हो जाता है, तो वो होता है ना चेन, मतलब कि उनको एक ऐसी वेबसाइट मिली जो कि ना वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो शायद वो फिर सबको पकड़ लेते हैं। मतलब कि राइट, मतलब एक जजमेंटल टाइप का डिसीजन लेते हैं कि भाई ये बंदा कंटिन्यूअसली अपने ब्लॉग्स में आउटसाइड लिंक्स को पोस्ट कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि अननेचुरल लिंक्स है, मतलब रेलिवेंट लिंक्स भी नहीं है, तो हो सकता है कि ये सेल कर रहा है। ऐसा टाइप का एक जजमेंटल करके उसको वैल्यू देना कम कर सकता है या फिर कुछ लोग बोलिए। या फिर लोग कुछ फीडबैक देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब गूगल को कहीं पे मतलब कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब कि कहीं पे हो सकता है कि मतलब दे मतलब वो, क्योंकि सबको थोड़ा रहता है कि मतलब कॉम्पिटिटर्स को मतलब गिराने के लिए नेगेटिव प्रैक्टिस। यस, तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। तो गूगल को फीडबैक देने का कोई प्रोसेस है क्या इसमें? मुझे शायद कुछ होगा, मतलब मैंने अभी ट्राई नहीं किया। ओके, यस राइट। तो ये आपने सही बात बोला है कि कैसे एक जजमेंटल बेसिस पे हो सकता है। मुझे भी एक्चुअली लग रहा था, पर मुझे हमेशा डाउट रहता है कि उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये लिंक्स एक्चुअली खरीदे हुए हैं कि कैसे हैं। तो अगर मैं बात आई थिंक, हाँ बोलिए। आई थिंक मे बी इससे ना कुछ फेसबुक ग्रुप्स वगैरह हैं, कहीं और हैं, तो वहाँ पे आप देखें बहुत सारा ना वो चलता रहता है। मतलब फेसबुक ग्रुप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो हो सकता है बहुत सारे और ऐसे फॉरम्स होंगे जहाँ पे लोग ना मतलब कि डायरेक्टली वो करते हैं, मतलब नेटवर्क्स में, तो देयर कैन बी गूगल एम्प्लॉइज एज वेल, मतलब कि राइट, ये तो वन ऑफ द पॉसिबल वे है एनोनिमसली, मतलब कि दे कैन बी पार्ट ऑफ दैट। यस, वो भी देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है बोल के। हाँ, तो सर मैं एक्चुअली अभी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं जब बात कर रहा था, एफिलिएट ब्लॉग्स के बारे में, तो आप बोल रहे हो कि सर कोई अगर मैं एफिलिएट ब्लॉग बना रहा हूँ, तो कोई अगर मैं एक प्रोडक्ट चूज कर रहा हूँ, तो उसके रिलेटेड जितने सारे कीवर्ड्स पॉसिबल है, वो सब कीवर्ड्स के ऊपर मुझे एक एक आर्टिकल अच्छा लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ही आर्टिकल लिखूं और मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो रैंक हो जाए। तो ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आपसे भी मुझे ये सीखने को मिला कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक प्रोडक्ट को जितने सारे रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर आर्टिकल्स देखें, और इंटरलिंकिंग मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है कि अपने ब्लॉग्स को रैंक कराने में, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है सर इसमें? नहीं, बिल्कुल सही है। मतलब कि अगर हम एक कंटेंट लिखेंगे तो उससे नहीं काम बनेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे मान लो अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट पकड़ता हूँ ना, तो पहले तो मुझे जितने भी उसके ब्रांड की क्वेरीज हैं जो मेरे लिए रेलिवेंट, जैसे मान लो कि मैं अगर जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्लस प्राइसिंग, अगर मैं वो सर्च करता हूँ, अगर टॉप 10 में केवल उसी साइट के रिजल्ट आ रहे हैं तो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। लेकिन मुझे अगर कुछ और साइट्स भी दिखती हैं तो मेरा स्कोप वहाँ पे भी है। तो मैं रिव्यू कर सकता हूँ, कंपैरिजंस कर सकता हूँ, अल्टरनेटिव्स कर सकता हूँ, और उसके प्रोडक्ट्स के फीचर स्पेसिफिक जा सकता हूँ अगर उनकी सर्चेज हैं तो। और उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि कोई प्रोडक्ट है वो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे मान लो मैं सेमरस को प्रमोट करता हूँ, तो वो किस काम आ सकता है? आपको बैकलिंक चेक करने के लिए काम आ सकता है, कॉम्पिटेंट एनालिसिस के काम आ सकता है, रैंक ट्रैकिंग के लिए काम आ सकता है, कीवर्ड रिसर्च के काम आ सकता है।
तो जितने उसके बेनिफिट्स है ना उसके अराउंड में मैं कंटेंट लिख सकता हूँ। एक तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक की से ना आप सेमरस का साइट ऑडिट फीचर कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा बेस्ट साइट ऑडिटिंग टूल्स, बेस्ट एसईओ साइट ऑडिटिंग टूल्स, आप एग्रीगेटर्स भी बना सकते हो। तो हमें पूरा एक इकोसिस्टम बनाना है जिसमें कि हम ब्रांड स्पेसिफिक क्वेरीज भी पकड़ सकें, जेनरिक क्वेरीज भी पकड़ सकें। तो जब जेनरिक क्वेरीज करते हो तो उस केस में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी है ना, जहाँ पे आप लिस्टिकल्स बनाते हो तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को पुश कर सकते हो क्योंकि आप वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को कवर करते हो। राइट। तो दैट इज एक्चुअली ग्रेट थिंग हाउ टू स्टार्ट एक्चुअली एफिलिएट ब्लॉग। मुझे इसमें से बहुत कुछ जानने को मिला। तो सर आप मुझे बस ऐसा कुछ पॉइंट्स आप न्यू ब्लॉगर्स के लिए बता दीजिए कि वही नया ब्लॉगर आना चाहता है ब्लॉगिंग फील्ड में, तो उसको मेनली ब्लॉगिंग में आने से पहले कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब उसके माइंड में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ तो भाई हमको करना ही पड़ेगा, ये चीज़ नहीं करेंगे तो ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे कौन से चीज़ हैं जो पहले दिन से मुझे अप्लाई करना चाहिए अपने ब्लॉग को एक लेवल पे लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के हिसाब से एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए? आपकी राइटिंग जो स्किल्स हैं आई थिंक उस पर काम करते रहना चाहिए। जो भी आपकी राइटिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी मैटर करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें अभी जितना भी जो आपकी कैसी कॉपी राइटिंग है, कैसे आपके मतलब ना आप कंटेंट लिखते हो, कन्वर्सेशनल लिखते हो, कन्वर्सेशन फोकस लिखते हो, तो कंटेंट आपकी जो स्किल्स है उस पर काम करते रहना चाहिए हर रोज़। मतलब ना यू शुड स्टार्ट मतलब ना हर रोज़ कुछ लिखें। उसके अलावा जो जितने भी आप कंटेंट डालते हो मेक श्योर करके विदाउट कीवर्ड रिसर्च ना लिखें। मतलब बहुत सारे लोग करते हैं कि दिमाग में कुछ भी आया, कुछ भी आया तो लिख हाँ मेरे दिमाग में आइडिया तो मैं उस पर लिखे। तो प्रत्येक कंटेंट की मतलब ना कुछ एक कीवर्ड रिसर्च हो कि आपके सेट ऑफ टॉपिक्स हैं या कीवर्ड्स हैं, प्रत्येक टॉपिक पे 1 या 2 कीवर्ड एटलीस्ट होने चाहिए जो आप फोकस करते हो। और प्लस ऐसे नहीं लिखें कि मतलब आज मैं एक टाइप के टॉपिक पे लिख रहा हूँ, कल दूसरे टॉपिक पे लिख रहा हूँ। तो एक कैटेगरी पकड़े या फिर एक टॉपिक पकड़े या फिर एक प्रोडक्ट पकड़े और उसके अराउंड जितने भी आपके पास कंटेंट आइडियाज़ है ना वो जनरेट करके उनको लिखें। अगर हम एक टॉपिक को अच्छी तरह पकड़ेंगे तो उसके इसमें आपका इंटरनल लिंकिंग स्ट्रॉन्ग होगी और एक आपका जो ओवरऑल जो आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है या जो कंटेंट की जो डेप्थ है अराउंड दैट थिंग और अराउंड दैट प्रोडक्ट वो आपकी इंक्रीज होगी। यस। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो कुछ लोग करते हैं ना, जैसे मैंने आज एसईओ पे लिख लिया, कल मैंने ब्लॉगिंग पे लिख लिया, परसों मैंने वेब होस्टिंग पे लिख लिया। तो मेरा जो थॉट है कि अगर मैं एक कैटेगरी पिक कर रहा हूँ अपनी साइट पे, मान लो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू किया तो मैं एफिलिएट के अराउंड एक सीरीज ऑफ कंटेंट्स बनाऊंगा, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है या फिर एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, एफिलिएट सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं उनके अराउंड लिख सकता हूँ। तो एक कंटेंट की डेप्थ और उसके अलावा जो आई थिंक जो नेक्स्ट है वो है प्रमोशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा कंटेंट लिखते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं, लेकिन वो प्रमोट नहीं करते हैं। और ब्लॉगिंग में या फिर ऑनलाइन बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मतलब आपको एक 80-20 का रूल है। 20% ऑफ जो हमारे एफर्ट्स हैं वो कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहिए और 80% प्रमोशन में। जनरली लोग उल्टा करते हैं। यस। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं भी बहुत बार करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आइडियली हमें प्रमोशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक कंटेंट हमने मान लो लिख दिया, उसके बाद 2-3 दिन उसका प्रमोशन के बारे में सोचें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो प्रत्येक कंटेंट को टाइम देना चाहिए। तो जब हम प्रमोशन फोकस करें तो मुझे लग रहा है कि जो गूगल से जो ट्रैफिक हमें चाहिए वो वहाँ से निकलेगा। फिर तो प्रमोशन आप जब बोले सर, प्रमोशन के लिए कुछ स्पेशल काइंड ऑफ प्रमोशन भी है या फिर जैसे आप ईमेल मार्केटिंग बोले या फिर फेसबुक में शेयर, ट्विटर में शेयर, वो तो हम लोग करते ही हैं। ये ईमेल मार्केटिंग और ये सोशल मीडिया में शेयर छोड़ के और क्या तरीके हैं कि मैं अपने ब्लॉग को थोड़ा प्रमोट कर सकता हूँ? ओके, जैसे मान लो मैंने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा। यस। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए मैं यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ। ओके। तो मतलब मैं यूट्यूब का जो वीडियो है उसको अपने ब्लॉग पे भी एम्बेड कर सकता हूँ। तो इट कैन बी बोथ वे। मतलब अब मैं अपने यूट्यूब पे अपना ब्लॉग का लिंक दूंगा, ब्लॉग पे यूट्यूब का, तो उससे आपके जो यूट्यूब के व्यूज हैं वही भी इंक्रीज होंगे, प्लस आपका जो टाइम स्पेंड है, क्योंकि जब आपने उसका एक वीडियो ट्यूटोरियल भी बना दिया तो उस केस में लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं गूगल रैंकिंग्स में भी हेल्प करेगा। तो आप उसकी वीडियोस बना सकते हो, आप जो कोरा टाइप की वेबसाइट्स हैं उस पे जा सकते हो, जो आपने कंटेंट लिखा है उसके अराउंड लोगों की प्रॉब्लम्स देखो और फिर वहां पे 1-2 क्वेश्चंस की रिप्लाई कर सकते हो आप। अगर आप ब्लॉगर से कनेक्टेड हो तो आप कुछ गेस्ट पोस्ट कर सकते हो 1-2 लोगों के साथ उस ब्लॉग्स में। ओके। तो जहां पे भी आपके पास मतलब ऑडियंस है
वहाँ पे आप उनको शेयर कर सकते हो। मतलब जैसे आपने बोला कि मतलब ठीक है, फेसबुक करते हैं, ट्विटर करते हैं, आप कुछ इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। राइट अगर जो तो इन्फोग्राफिक्स जो शेयरिंग वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जा सकते हो। तो जितना भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे आपका ट्रैफिक है, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनको प्रमोट करना चाहिए, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ईमेल मार्केटिंग, अगर आपके पास एक बड़ा ऑडियंस है, तो वहाँ पे जब आप उसको शेयर करोगे और वहाँ से लोग आएंगे, कहीं ना कहीं तो आपके उस कंटेंट की वैल्यू बढ़ेगी ना। अगर किसी को कंटेंट अच्छा लगेगा तो मे बी दे विल लिंक एज वेल ना। यस 100%। तो सर आपने अभी जैसे बोल रहे थे कि जर्विस जो आपने टूल का एग्जांपल दिखाया, तो ये एक्चुअली एक एआई बेस्ड राइटिंग टूल है आई थिंक, कि या आप उसको एक टॉपिक दे दोगे तो वो कम से कम 200-300 वर्ड का एक आर्टिकल लिख के दे सकता है आपको। तो गूगल भी हमेशा ये बोलता है कि भाई आर्टिकल लिखो फॉर ह्यूमंस एक्चुअली, नॉट फॉर सर्च इंजिन्स। आपको आर्टिकल लिखना चाहिए कि भाई वो अल्टीमेटली ह्यूमन पड़ेगा, और जितना ज़्यादा टाइम आपके पर्सन उसके ब्लॉग पे स्पेंड कर रहा है उसके हिसाब से वो गूगल हमेशा एनालिटिक्स के हिसाब से उसको चेक करता रहता है, उसके हिसाब से आपके रैंकिंग जो बढ़ते हैं। पर अभी रिसेंटली ये जो एआई बेस्ड टूल हैं वो बहुत सारा मार्केट में आ रहे हैं। तो आप पर्सनली सर कोई एआई बेस्ड टूल यूज़ करते हो, या फिर आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा कि एआई बेस्ड टूल यूज़ करना चाहिए, उसको यूज़ करके मुझे आर्टिकल लिखना चाहिए, वो एक्चुअल में रैंक होगा कि नहीं होगा? क्या क्या लगता है आपको इसके बारे में? देखिए, मुझे लग रहा है एआई टूल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में। अगर आप सोचें कि मैं एआई टूल पे ही पूरा रिलाई करूंगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो एआई टूल्स ना आपका बहुत सारा रिसर्च पार्ट बचा देते हैं। मान लो मुझे कुछ एसईओ टाइटल लिखना है, तो मैं वहाँ पे अगर कुछ कीवर्ड दूंगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देता है। आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, प्रोडक्ट की आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, या फिर मुझे किसी भी टॉपिक पे मैं कुछ, जैसे मान लो मैंने एक टॉपिक लिखा और मुझे उसमें 5 टूल्स कवर करने हैं, एक टूल का नाम डालूंगा, वहाँ पे एक लंबी चौड़ी समरी आ जाएगी। तो जो आपका रिसर्च वाला पार्ट है ना, वो बच सकता है। ओके ओके। तो आपको बहुत सारे वहाँ पे, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक प्रोडक्ट की पूरी समरी आ गई, तो उसको पूरा स्कैन कर सकते हो, और उसके बाद ना आप उसको जब वापिस से बोलोगे और एक सेट ऑफ वो आ जाएगा आपके आंसर्स। तो कंटेंट बार बार आता रहेगा। जैसे मैं बोलूँगा इसमें सैमरस रिव्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अबाउट सैमरस मैं वहाँ पे डालता हूँ, तो वहाँ पे ना उसने एक पैराग्राफ दिया था, उसके बाद मैं वापस से उसको जनरेट करने में एक और आएगा। अच्छा। तो 3-4 पैराग्राफ्स आ गए, तो आपको आराम से उसको रीड करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ओके। तो आपका इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग, जो गैदरिंग वाला जो टाइम है ना, वो काफी सारा बच सकता है उसमें, जो रिसर्च पार्ट है आपका। तो जितना बार मैं उसको जनरेट करूंगा आर्टिकल, वो कंप्लीटली एक न्यू आर्टिकल, यूनिक आर्टिकल बना के देता है आपको। हाँ, वो कंटेंट तो आपको पूरा ही बना सकता है, आपको 2000 वर्ड्स का ही बना सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें फिर वो शायद जो कन्वर्जन के हिसाब से, या फिर कन्वर्सेशनल, या फिर मुझे लग रहा है कि जो इसका पूरा एक फ्लो होता है कंटेंट का, वो नहीं बनेगा मुझे लग रहा है। अगर आपको कुछ कहीं पे स्पैम करना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपको कुछ एक्चुअल जो क्वालिटी वाली बात है, उस केस में मुझे लग रहा है उसको थोड़ा सा मॉडरेशन में कर सकते हो। जैसे अगर आप ना कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स, प्रोडक्ट्स की कॉपीज बनाते हो, तो उस केस में जो आपको कॉपीज बनाता है काफी अच्छी बनाता है, मतलब वो सीट, हाँ, उसमें मतलब काफी मुझे कन्वर्जन फोकस्ड भी होती हैं। तो उनको देख के मैं ये नहीं कह रहा उसको ऐसा चूज करो, उसको फाइन ट्यून कर लो अपने हिसाब से। तो आपके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एआई टूल्स है, राइटिंग टूल्स है, इसको हम एज ए हेल्पर यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग एसीएमएस यूज कर रहे हैं, एआरएफ्स यूज कर रहे हैं, वैसे ही एक एक्स्ट्रा टूल है हमको हेल्प करने के लिए, कि उससे हम आइडिया जनरेट करके अपना एक आर्टिकल लिखवा ले, फिर उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा अपने हिसाब से। अगर मैं सोचूंगा कि भाई वो तो एक 2000 वर्ड का एक आर्टिकल लिख के दे रहा है, बस मैं उसको डायरेक्टली जैसे आ रहा है उसको मैं पोस्ट कर दूंगा, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर ये एक हमारा हेल्प कर रहा है कि भाई रिसर्च, जो एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने में इतना टाइम लगता है, वो हमारा टाइम को बचत कर रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन द टॉपिक एक्चुअली। यस, आई ऑल्सो एग्री विथ यू। तो सर मेरा और एक जस्ट क्वेश्चन है कि अभी पकड़ लो सर, इंग्लिश में बहुत सारे ब्लॉग्स अभी है मार्केट में, और यूएस में भी ब्लॉगर्स का तो भरे पड़े हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्चुअली इंग्लिश में ब्लॉग लिखे जाते हैं, ठीक है। पर हमारे इंडिया में अभी नेटिव लैंग्वेजेस का जो है ब्लॉग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और यूट्यूब में भी आप देखोगे तो बंगाली, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, नेपाली, उड़िया, सब भाषा में वीडियोस ही बन रहे हैं। तो आपको सर क्या लगता है, आपने कभी अपने लाइफ में अपने नेटिव लैंग्वेज के ऊपर कोई ब्लॉग बनाया है विद इंग्लिश छोड़ के, और इसका क्या फ्यूचर लग सकता है? क्योंकि
एक और एक क्वेश्चन है इसके रिलेटिव कि लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सीपीसी मिलता है मुझे अगर मैं उसका यूज़ करूँ, एड नेटवर्क्स का यूज़ करूँ, पर नेटिव लैंग्वेज में उतना ज़्यादा सीपीसी नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर फोकस करें। देखिए नेटिव लैंग्वेज जो भी हम करेंगे उसमें ट्रैफिक का स्कोप बहुत सारा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा मोनेटाइजेशन का उतना कम स्कोप होगा ना। अगर आप देखें जो आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको इंटरनेशनल जो ऑडियंस है नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेगा, और उनके लिए आप रेलिवेंट वो भी नहीं होगा ना, आप पब्लिशर नहीं होगा कि उनके प्रोडक्ट्स वो नहीं होगा। और मुझे लगा शायद थोड़ा सा जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है मान लो उस केस में शायद हो सकता है कि मतलब उसमें आपका जो कन्वर्जन वाला जो है ना उसको शायद ना कहता आजकल ये जो मतलब जो न्यू जनरेशन शायद वो हिंदी या रीजनल लैंग्वेज कम पढ़ता है, मुझे शायद वो इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो ओल्ड एज वाले लोग हैं अगर आपकी वो पढ़ना शायद उनके पास ना पेमेंट के लिए कुछ ना जो क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर पेपल हैं वो सब भी शायद होते नहीं है, मुझे लग रहा है उनके पास। मुझे लग रहा है कि आप जैसा बोलना चाह रहे हो कि जो एड नेटवर्क्स वाले जो एक्चुअली ब्लॉग्स होते हैं, पकड़ लो होम लोन कैसे लेना है, क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें, ये सब टाइप के अगर मैं ब्लॉग्स लिखूंगा नेटिव लैंग्वेज के ऊपर तो बहुत अच्छा चलेंगे। पर मैं पकड़ लो जर्विस के ऊपर अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो ट्रैफिक शायद आ सकता है, इंडिया से आएगा, पर उसका कन्वर्शन रेट जो है कम रहेगा, क्योंकि जर्विस जो है यूएसए से भी सर्च करेगा तो आपका ब्लॉग जो है रैंक कर सकता है ना। यस, तो एक्चुअली स्कोप तो है। मुझे भी लग रहा है कि और आपने कभी ऐसा ट्राई किया है कि सर अभी कोई नेटिव लैंग्वेज का? मैंने हिंदी ब्लॉग तो नहीं बनाया, मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब बनाया है, अभी तक ज़्यादा मतलब वो नहीं किया। तो स्कोप है क्योंकि अगर आप देखें इतनी बड़ी बड़ी हिंदी न्यूज़ की वेबसाइट चल रही हैं तो, लेकिन वही मुझे लग रहा है जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब क्या ना, शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मे भी हो सकता है शायद इंग्लिश के 2 लाख यूजर्स और शायद उसका मे भी हो सकता है 5-6 लाख मतलब कि हिंदी का। तो कहते ना जैसे हम कह रहे हैं इंडियन ऑडियंस और जो यूएस ऑडियंस का जैसे पेइंग कैपेसिटी का फर्क है, मुझे लगता है शायद वो हिंदी का और इंग्लिश का भी मतलब ऐसे फर्क है। विजिटर बहुत ज्यादा मिल सकते हैं मुझे इंडिया में एक्चुअली। हाँ, तो उससे अगर मुझे वहाँ से यूएसए के 2 लाख ट्रैफिक से जितना इनकम हो रहा है, अल्टीमेटली यहाँ के 5 लाख ट्रैफिक से अप्रोक्सीमेटली सेम इनकम हो सकती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव है आपका रीजनल लैंग्वेज में कि कंपटीशन कम है। यस, अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम है। मैं एक्चुअली रिसेंटली एक रीजनल लैंग्वेज के ऊपर ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ, देखते हैं, अभी जस्ट 2 महीने हुआ है, देखते हैं उसका क्या फ्यूचर होता है। ठीक है सर, आपने एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर किया हमारे साथ ब्लॉगिंग के रिलेटेड, कैसे ब्लॉगिंग में हम लोग एक्चुअली सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कैसे एक एफिलिएट ब्लॉग बना सकते हैं, इन सब के बारे में। तो सर मुझे लास्ट खाली 2 क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे कि आपने जैसे बोला था कि 2021 में आपने bloggerspassion.com से 1 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किए हैं, तो ये एक्चुअली 1 करोड़ का जो रेवेन्यू था इसमें से आपका कितना प्रॉफिट कितना था, कितना आप इसमें से एक्सपेंस किए हो? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि भाई 1 करोड़ का रेवेन्यू मतलब 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 1 करोड़ का रेवेन्यू मतलब उसमें से बहुत सारे पैसे आप टूल्स में खर्चे किए हो, बहुत सारे आपने अपने टीम मेंबर्स को दिए हो, बहुत सारा राइटिंग आर्टिकल्स के लिए खर्चा किए हो, तो कितना अप्रोक्सीमेटली कितना प्रॉफिट हुआ है आपको, और टोटल सब ब्लॉग मिला के आपको कितना प्रॉफिट हुआ है बताइए अब 2021 में? देखिए जो हमारा अभी जो जितना भी हमारा आई थिंक रिवेन्यू है मोस्टली ब्लॉगस्पेशन पे आ रहा है। जो 2021 में जो हमने रिवेन्यू जनरेट किया वो $1,60,000 था। तो अगर मैं बोलूँ कि उस केस में आप देखें तो हमारे पास महीने का लगभग इंडियन रुपीस में 10 लाख प्लस मतलब बनता है। और एक्सपेंसेस की बात करें तो हमारे पास टैक्सीज को अगर मैं छोड़ दूं तो टैक्सीज मतलब हमारे पास मतलब शायद 10-12 लाख जो हम टैक्सीज पे करते हैं हर साल, उसके अलावा 3 लाख के आसपास का हमारा मंथली एक्सपेंस है टीम का, जिसमें मैं अपना कुछ पार्ट नहीं ले रहा, मतलब अपना कुछ ऐसा कुछ। तो टीम के जो मेरे पास एक्सपेंस है लगभग 3 लाख के आसपास है। तो महीने के 3 लाख के आसपास आपका हर महीने का एक्सपेंस रहता है, और हर महीना अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। इसमें से आपका साल का 10-12 लाख का जो है टैक्सेस जाता है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा एक सेशन रहा। और आप सर लास्ट में अगर आप कुछ हमारे ऑडियंस के लिए कुछ टिप्स और या फिर कुछ मोटिवेशन आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? देखिए अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मुझे लग रहा है कि मतलब मेरी सक्सेस का भी एक रीज़न है कि कंसिस्टेंसी। अगर आप देखें मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मतलब अगर आप मेरी जो स्किल सेट है, मैं ये नहीं कह रही मेरी जो स्किल्स हैं बहुत अच्छी हैं,
लेकिन मैं बस मेरे पास जो मुझे दिखा कि मेरे पास एक ही पॉजिटिव है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ अपने एफर्ट्स में। मतलब मैं इतने साल से मतलब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। जब मैं जॉब कर रहा था मैंने केवल एक ही डोमेन में जॉब की, एसईओ प्रोफाइल में काम करता था, मैं उसी में लगा। लोग क्या करते हैं, स्विच करते रहते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो अगर आपको कुछ मतलब सक्सेस लेना है तो आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, चाहे आपका ब्लॉगिंग है, चाहे आपका यूट्यूब है, जो भी आप करना चाह रहे हैं ना, उसमें आपको ना मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मेरा तो बस यही एक सलाह है या एक एडवाइस है जो भी ब्लॉगर्स या जो यूट्यूब में सक्सेस लेना चाहते हैं, कि एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए बस। कंसिस्टेंसी इज द की, यस, कंटेंट इज किंग। आपके ये बात से मुझे एक खाली बोलने का मन कर रहा है कि कंसिस्टेंट रह के किंग जैसा कंटेंट बनाएंगे तभी हम ऑनलाइन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। यस सर। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे साथ सच में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन वाला इंफॉर्मेशन शेयर किया। तो हम आई होप दैट आप 2022 में और भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करो ब्लॉगर्स पैशन से, और आप ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे तरह से बढ़ते रहिए और हमारे साथ ऐसी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स और इंफॉर्मेशन शेयर करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर वीडियो पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद अस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच प्रीतम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपको इस वीडियो से अगर कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जानने को मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे वीडियोस फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए अर्न मनी ऑनलाइन और आप कैसे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो थ्रू पैसिव इनकम, ऐसे टाइप की वीडियोस जो है दोस्तों बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जहाँ भी रहो कमाते रहो।